स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रशांत कुमार और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने प्यारे चैनल विज्ञान विला एजुकेशन में। आई होप आपको ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी, तो प्लीज जल्दी से इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जो भी नया वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। वेलकम बच्चों, आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो आज की क्लास में हम लोगों को बेसिकली ये सीखना है कि रिफ्रैक्शन फिनोमेना क्या होता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोमेना विच इज परफॉर्म्ड बाय द लाइट रेज, राइट। बहुत ही अच्छा और बहुत ही मज़ेदार इफेक्ट है। अगर आप इसको एक्चुअली में रियलिटी में समझने की कोशिश करोगे तो मज़ा आ जाएगा, एक्सपीरियंस करने में तो बड़ा मज़ा आता है। तो मैं कुछ कंडीशंस आपके सामने रखता हूँ बच्चों। जैसे आपने कभी देखा है वो जब आप एक ग्लास लीजिए, उसके अंदर पानी भर दीजिए, है ना, पेंसिल डालते हैं तो पेंसिल बेंड नज़र आता है। आप लोग ये बहुत एक वो करते हैं, कई बार कहते हैं कि इससे हमने मैग्नीफाई कर लिया। एक कांच की बॉटल लीजिए या फिर आप एक प्लास्टिक का बॉटल लीजिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, बस उसमें आप पानी भर दीजिए और आप जो मतलब अगर आपके पास कोई शीट है जिसमें बहुत छोटे बहुत स्मॉल लेटर्स लिखे हुए हैं और अगर आप उसको अपने बॉटल के ऊपर रखेंगे तो होगा क्या, यू विल फाइंड आउट कि वो मैग्नीफाई हो गया है, right? So these are some of the effects which is actually performed and which is actually due to the refraction of light wave, इसकी वजह से होते हैं। तो आज की बच्चों जो हमारा टॉपिक है आज की क्लास के लिए वो यही है कि हम ये समझ के जाएंगे कि रिफ्रैक्शन होता क्या है एंड व्हाट इज दिस टर्म विच इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स टर्म क्या होती है, आज हमें ये समझना है। ये दो बातें समझ के आज हम जाएंगे, ठीक है। तो चलिए जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। नाउ वी हैव द वेरी फर्स्ट टॉपिक, व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट वेव। सो आई जस्ट टोल्ड यू दैट व्हेनेवर यू सी that pencil which is placed into a glass which is filled with the water, not completely filled water, it should be partially filled, then you will find out that the pencil is get bent, right? So this phenomena is because of the refraction of light. Similarly if you put a coin in a swimming pool and then if you find out it, or you can do it at your home, that you take a glass, ठीक है, एंड उसके अंदर आप पानी फिल कर दीजिए एंड आप एक उसके अंदर कॉइन डाल दीजिए। जब आप कॉइन को डालेंगे एंड यू विल सी फ्रॉम द अपर फेस, देन यू विल फाइंड दैट कि वो जो कॉइन है ना वो आपको थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। इट इज नॉट, यू विल नॉट फाइंड दैट कॉइन एट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ दैट ग्लास, ठीक है। तो इन सारे फिनोमिनास के पीछे बच्चों जो रीजन है ना, वो जो रीजन है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। अभी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट होता क्या है, कैसे होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, समझो। देखिए यहां पर हम एक टर्म रिप्रेजेंट करेंगे, मीडियम। यहां पर मैं एक टर्म आपको बता रहा हूं जिसका नाम है मीडियम। कि मीडियम क्या होता है, सबसे पहले हम यहां समझते हैं दैट व्हाट डू यू मीन बाय मीडियम। ये मीडियम टर्म क्या है। देखो बच्चों, मीडियम एक आप ऐसा समझ सकते हो, ये एक ऐसा रीजन है, एक ऐसा स्पेस है जिसमें लाइट वेव चल रही है, राइट। इट इज अ रीजन और इट इज यू कैन एज्यूम इट एज अ फील्ड स्पेस जहां पर एक लाइट रे चल रही है, राइट। इसको मीडियम बोलते हैं, इसको मीडियम समझ सकते हैं। तो अगर मैं क्या करूं बच्चों, ध्यान से समझो। मान लीजिए आपके पास मैंने ये एक लाइन ड्रॉ कर दिया एंड मैंने कहा कि ये मेरा फर्स्ट मीडियम है, ये मेरा सेकेंड मीडियम है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर हम अपनी इस स्क्रीन को, इस बोर्ड को, कंप्लीट बोर्ड को हम ये मान लें कि ये कंप्लीट फील्ड है और इसमें मैंने एक सेपरेटर लाइन डाल दी, एक सेपरेटर डाल दिया है। सो दिस इज द सेपरेटर लाइन। इसको मैं पूरा सेपरेटली डिवाइड कर देता हूं। तो मैंने ये कहा कि मैंने इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो रीजन में डिवाइड कर दिया। सो वी कैन ट्रीट इट एज टू डिफरेंट मीडियम्स, राइट। And the two different mediums are supposed to be different if there is a most important associated term with these mediums which is known as refractive index. अगर इनके refractive index अलग अलग होंगे तो ये दो different mediums की तरह treat किए जाते हैं। तो refractive index क्या होता है मैं अभी उसके ऊपर आऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको ये समझने की कोशिश करूँ। ऐसा assume कर लीजिए कि आपके पास ये दो different regions हैं, राइट। यू हैव द टू डिफरेंट रीजन नंबर 1 एंड रीजन नंबर 2, जिसको अभी हम क्या बोल रहे हैं, मीडियम बोल रहे हैं। मीडियम नंबर 1, मीडियम नंबर 2। यू कैन थिंक ऑफ अ मीडियम एज अ रीजन और अ स्पेस विच अलाउज द लाइट टू गेट पास थ्रू इट, जिसने अलाउ कर दिया है कि वो लाइट वेव क्या कर सके, वहां से पास कर सके, ठीक है। अच्छा, अब लाइट होता क्या है बच्चों, होता क्या है रिफ्रैक्शन के। मान लीजिए लाइट रे आई, ये इंसिडेंट लाइट रे बन गया, इसको हम नाम दे देते हैं PQ। सो यू हैव एन इंसिडेंट लाइट रे विच इज नोन एज PQ। अब होगा क्या बच्चों, ये लाइट रे ना ऐसे बेंड कर जाती है, QR मान लो, राइट। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप देख रहे हो, अगर ये सेपरेटर नहीं होता ना बच्चों, तो ये लाइट रे ऐसे पास करती, जो ये मैंने डैश लाइन ड्रॉ करी है। Now because of this separator, or you can say because of this medium change, what happens is that the light ray actually get bent, or you can say it change its path. And this phenomena is known as, what do you mean by refraction of light? इसी phenomena को बच्चों हम लोग कहते हैं refraction of light.
एक और तरीके से आप इसको समझ सकते हो, जैसे मैं आपको ये बोलूं, मान लीजिए कि ये फिर से हमारे पास एक सेपरेटर है, ये आई, इस बार जैसे हमने इसको, अगर आपको ध्यान हो तो हमने अंदर की तरफ बेंड किया है, और तो मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, ये ऐसे भी तो बेंड हो सकती है, स्टार्टिंग में होता वो ऐसे जाती। सो दिस इज ऑल्सो द फैक्ट कि जहां पर जो लाइट है वो क्या हो गई, वो बेंड कर गई है। सो इन बोथ ऑफ द फिनोमेना, चाहे लाइट इस तरीके से बेंड हो या वो इस तरीके से बेंड हो, यानी कि P Q R S, अगर लाइट रे QR पाथ पे जाता या चाहे वो QS पाथ पे जा रहा है, दोनों ही केसेस में बच्चों लाइट ने रिफ्रैक्शन किया है, दोनों ही केसेस में लाइट ने रिफ्रैक्शन किया है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्शन, के लाइट क्या करेगा, अपना पाथ या अपना रास्ता चेंज कर लेगा, और आप ये कह सकते हैं कि बेंडिंग हो जाएगी लाइट की व्हेन एवर देयर इज अ चेंज इन द मीडियम, जब मीडियम क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है बच्चों, यहां तक चलिए। सो दिस इज द डेफिनेशन, इट इज क्लियरली written as that the phenomenon of change in the path of light with change in the medium, or you can say the bending of light when it goes from one medium to another medium, then it is known as refraction of light. So now we देखिए मेरे पास एक और इमेज भी है बच्चों, अगर आप ध्यान से देखें तो वी हैव अ लेजर लाइट विच इज ग्रीन इन कलर, एंड जब हम उसको देखिए एक ग्लास मीडियम से पास कर रहे हैं ना, इफ यू कंसिडर, देखिए बच्चों ये अगर मैं इस बात, अभी मैं इस एरिया की बात कर रहा हूं, यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पेस और द रीजन विच इज आउटसाइड द ग्लास, राइट। आउटसाइड द ग्लास में जो मीडियम है ना, ये देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर एयर होगी, खुद सोचिए एयर है, और जो ये वाला पार्ट है, जो ग्लास के अंदर है, इस वाले में क्या है, ये ग्लास है। तो अगर हम ये देखें तो ये जो बाउंड्री है बच्चों, ये वाली बाउंड्री और ये वाली बाउंड्री, क्या ये दोनों बाउंड्रीज उस सेपरेटर लाइन की तरह एक्ट नहीं कर रही हैं, जो पूरे कंप्लीट स्पेस को जिन्होंने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक एयर और एक ग्लास। तो देखो यहां एयर है, लेकिन यहां पर क्या है बच्चों, ग्लास है। सो वी हैव टू डिफरेंट मीडियम्स राइट नाउ, हमारे पास यहां पर क्या है बच्चों, दो डिफरेंट मीडियम्स बन गए, एक ग्लास और एक एयर, राइट। एंड दैट लाइन जिसको हमने अभी सेपरेटर बोला है, उसको हम बच्चों कहते हैं इंटरफेस। This line is known as interface. इसे हम बच्चों इंटरफेस बोलते हैं, राइट। सो जब भी कुछ ऐसा होगा बच्चों, तो लाइट क्या करती है, अपने पाथ को बेंड कर लेती है, एंड दिस इज शोन इन दिस डायग्राम। आप देखिए लाइट पहले ऐसे आ रही थी, तो थोड़ा सा टिल्ट हो गई, टिल्ट होती है, फिर वापस ऐसे टिल्ट होकर मुड़ चली जाती है। सो दिस इज द फिनोमेना ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट दैट व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ये रिफ्रैक्शन हुआ क्यों है, व्हाट सडनली हैपेंस दैट व्हेनेवर द मीडियम गेट चेंज, जैसे ही वो मीडियम चेंज हुआ, ऐसा क्या हुआ कि लाइट बेंड कर गई, व्हाट हैपेंस विद दैट। तो बच्चों हुआ एक्चुअली में क्या है, हुआ ये है कि आप याद रखिए, हर मीडियम लाइट को अलाउ तो करता है, एवरी मीडियम अलाउ द लाइट रे टू गेट पास थ्रू इट, लेकिन अपनी शर्तों पर, आप ऐसा समझ सकते हैं वो अपनी शर्तों पर पास करने देगा, और वो शर्त ये है कि लाइट की स्पीड क्या होगी, ये डिपेंड करेगा मीडियम के अंदर। लाइट की स्पीड क्या होगी ये मीडियम डिसाइड करता है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन अभी मैं उस पर बाद में आऊंगा, लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर विच डिसाइड्स द स्पीड ऑफ द लाइट इन द मीडियम इज एक्चुअली द स्पीड। वो स्पीड है कि लाइट किस एबिलिटी के साथ या किस इजीएस्टनेस के साथ एक मीडियम के अंदर ट्रैवल करेगी, ये मीडियम डिसाइड करता है, और किस फैक्टर को लेकर डिसाइड करता है, दैट फैक्टर इज स्पीड ऑफ लाइट। सो व्हाट हैपेंस इज कि जब लाइट उस मीडियम से पास होती है तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। क्या होती है बच्चों, स्पीड चेंज हो जाती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस चेंज इन द स्पीड जो लाइट है उसको बेंड होना पड़ता है, इसको बेंड होना पड़ता है। ध्यान रखिए, अब जब कभी भी आप स्टडी कर रहे हैं या आप कहीं पर रिफ्रैक्शन होता हुआ फाइंड आउट करें, और वहां पर रिफ्रैक्शन का मतलब यह है कि लाइट की बेंडिंग हुई है, दैट सिंपली मींस कि वहां पर मीडियम चेंज हुआ होगा। द फर्स्ट वेरी पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए कि वहां पर मीडियम चेंज हो गया। मीडियम चेंज होने की वजह से हुआ यह है कि जो स्पीड थी लाइट की, वो एक मीडियम में लेट्स सपोज सम v1 थी, सेकंड मीडियम के अंदर लेट्स सपोज वो v2 हो गई। सो दीज v1 एंड v2 आर नॉट सेम, दे आर टू डिफरेंट वेलोसिटीज, दे आर नॉट इक्वल वेलोसिटीज, दे आर डिफरेंट वेलोसिटीज, एंड बिकॉज ऑफ दिस जो उसकी बेंडिंग थी वो हो गई। तो बच्चों ध्यान रखो, रिफ्रैक्शन करने के लिए आपको दो मीडियम चाहिए। You required two different mediums, and the medium which supposed to be different with each other, इस बात का बच्चों हम डिसीजन करते हैं उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से।
ये जो n है बच्चों, ये एक पर्टिकुलर सिंबल है एक क्वांटिटी का विच रिप्रेजेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अभी हम इस चीज को आगे डिटेल में स्टडी करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं, यू विल स्टडी कंप्लीट थिंग, राइट। बट अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि हर मीडियम के साथ ना एक टर्म जुड़ी होती है जिसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही है जो डिसाइड करेगा कि ये दो डिफरेंट मीडियम है या ये दो सेम मीडियम है। अगर इसकी वैल्यू सेम है, if the two mediums have same values of refractive index, now let's suppose n1 is equal to n2, where n1 is the refractive index for the first medium and n2 is the refractive index of the second medium। अगर ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल है तो you will say that the both mediums are same, actually they are not different mediums। And for having two different mediums, the condition is that these two values must be different from each other। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए। Either n1 can be greater than n2 or you can say n2 is greater than n1, but the thing is that they should not equal to each other। ये एक दूसरे के इक्वल नहीं होने चाहिए, राइट? समझ में आ गया? अच्छा, अब क्या करना है आगे? तो मैंने क्या कहा, मैंने बोला बच्चों आपको कि आप ये मान लीजिए कि आपके पास यू हैव अ इंटरफेस, यू हैव ए इंटरफेस। ये जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है बच्चों, ये इंटरफेस को डिनोट करती है, ये आपको याद रखना है। दिस इज अवर इंटरफेस, ये हमारा बच्चों इंटरफेस होता है, ठीक है यहां तक। अब होगा क्या, यू हैव अ रे ऑफ लाइट, एक रे ऑफ लाइट ये इंसिडेंट करती है। नाउ लेट्स सपोज द इंसिडेंट लाइट रेज P एंड Q, ये हमारी इंसिडेंट लाइट रेज है, राइट। एंड फॉर रिफ्रैक्शन या तो ये होना चाहिए, या सेकंड केस जो हो सकता है बच्चों ये हो सकता है। तो मैं इसको नाम दे देता हूं R, इसको नाम देता हूं बच्चों S। नाउ फॉर सिंप्लिसिटी वी सेलेक्ट अ केस जिसमें लाइट रे पाथ को फॉलो कर रहा है PQR, क्योंकि देखो PQS वाला भी रिफ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि डेविएशन तो वहां पर भी हुआ है। लेकिन फॉर आवर सिंप्लिसिटी और फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हम क्या कर रहे हैं, अभी हम PQR वाला पाथ सेलेक्ट कर लेते हैं। तो नाउ लेट्स सपोज दिस इज अवर इंटरफेस, रे ऑफ लाइट, दिस इज इंसिडेंट एंड दिस गेट बेंड लाइक दिस, ओके। अब हम क्या करेंगे, ये हो गया अपना P, ये हो गया अपना Q, ये हो गया अपना R। तो मान लिया आपने PQ हमारी इंसिडेंट रे है, QR हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। नाउ टू स्टडी द इंटरफेस इफेक्ट व्हाट वी डू इज कि हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं बच्चों, ये हमारा नॉर्मल हो गया। अब हम क्या करेंगे, हम इस नॉर्मल के साथ इस एंगल को जो मेजर करते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, जैसे आप पहले कहते आए हो। और इस वाले एंगल को बच्चों हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। नाउ इट इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन माना जाएगा, right? So we have two angles, angle of incidence and angle of refraction, and you know very well that the value of this R is actually depend upon the bending। अगर बेंडिंग ज्यादा होगी तो ये R कम हो जाएगा, है ना। ये अगर बेंडिंग ज्यादा हो जाएगी तो R कम हो जाएगा। दैट सिंपली मींस इट आल्सो डिपेंड्स अपॉन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। मीडियम कैसा है इसके ऊपर डिपेंड करेगा। सो व्हाट वी राइट इज कि हम इसको कैसे बोलते हैं बच्चों, जरा ध्यान से एक बार समझ लीजिए। ये इंटरफेस था, ये हमारी इंसिडेंट रे ऑफ लाइट थी, ये हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, दिस इज अवर रिफ्रैक्टेड लाइट रे, दिस इज अवर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, दिस इज अवर एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो अगर मैं डिनोट करूं PQR, this is angle I and this is angle R, so you will say that PQ is your incident ray, QR is your refracted ray, and angle I this time is not angle to R। ये जरूरी नहीं है ये वैल्यू हमेशा आपस में इक्वल आए। ये रिफ्लेक्शन के केस में इक्वल आएंगे, लेकिन रिफ्रैक्शन के केस में ये इक्वल नहीं आएंगे। So this is how we mathematically represent or mathematically treat, you can say, the scientific treatment of this refraction, right? Now let's try to find out the basic cause। ऐसा हुआ क्या है? देखिए, जब कभी भी मीडियम ना चेंज होता है तो मीडियम की एबिलिटी तो है कि वो लाइट वेव को अलाउ करेगा, वो मना नहीं करेगा, वो अलाउ करेगा, लेकिन अपनी एक शर्त पर अलाउ करता है, और उस शर्त को बच्चों हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो शर्त रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, अभी हम इसको डिटेल में आके स्टडी करेंगे। लेकिन उस शर्त की वजह से या उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से होता क्या है बच्चों, जब कभी भी लाइट एंटर करती है किसी दूसरे मीडियम के अंदर तो उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। दिस इज द बेसिक रीजन कि उसकी स्पीड क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और उस चेंज की वजह से ही लाइट के अंदर बेंडिंग क्रिएट होती है, लाइट के अंदर बेंडिंग क्रिएट होती है। अब बेंडिंग भी देखिए, हमने ये पढ़ा कि एक केस में देखिए ये इस तरफ बेंड हो रही है। अगर हम ये कहें कि इसको हम नॉर्मल बोल रहे थे, M एंड N को वी आर सेइंग नॉर्मल, तो एक तरफ देखिए लाइट रे नॉर्मल की तरफ बेंड हुआ है। देयर मे बी अदर केस जहां पर कुछ ऐसा हो जाए,
देयर मे बी अदर केस जहां पर कुछ ऐसा हो जाए, ऐसे आए, ये नॉर्मल था और ऐसे चला गया, दिस इज ऑल्सो रिफ्रैक्शन। यहां पर देखिए अब लाइट रे नॉर्मल से अवे गया है, तो दोनों केस पॉसिबल है। अब कौन सा केस किस में होगा ये समझने की बात है। तो ध्यान रखिए, अगर स्पीड डिक्रीज हुई है, मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम, अगर स्पीड फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में कम हो गई, यानी जब वो सेकंड मीडियम के अंदर एंटर कर रहा था तो उसकी स्पीड कम हो गई, तो लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है, लाइट हमेशा टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होती है। इस केस में वो क्या रहा है, वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जा रही है। दैट इंडिकेट्स के इस केस में जो स्पीड है लाइट की वो फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गई है। तो याद रखिए, जब कभी भी स्पीड इंक्रीज हो तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा, और अगर डिक्रीज हो जाए विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम तो वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगा। सो दिस इज द बेसिक कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्पीड चेंज हो जाना, इसकी वजह से बेंडिंग होती है। अगर टुवर्ड्स द नॉर्मल हो रही है, दैट सिंपली इंडिकेट्स कि उसकी स्पीड फर्स्ट मीडियम के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो गई, एंड अगर वो अवे फ्रॉम द जा रहा है नॉर्मल, तो इसका सिंपल मतलब ये है कि उसकी मीडियम में स्पीड फर्स्ट के रिस्पेक्ट में इंक्रीज हो चुकी है। देखिए कुछ इसकी फिगर भी है मेरे पास। So this is what I have told you is written, that the cause of refraction is actually the change in the speed of light in the medium. Actually बच्चों जो स्पीड की वैल्यू है, जो लाइट की स्पीड है, वो किसी एयर मीडियम के अंदर, नॉट all mediums but in air medium or you can say the vacuum medium, is 3 multiplied 10 to the power 8 meter per second. If you focus on this value, ये वैल्यू बच्चों मैंने यहाँ लिखी हुई है, 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड, इस इतने के इक्वल होता है जब वो फ्री स्पेस में, यानी कि स्पेस के अंदर, यानी कि जैसे जैसे सन हमारा स्पेस में है, जब वहां से हमारे अर्थ तक लाइट रेज आती है, हमारे अर्थ सरफेस तक लाइट रेज आती है, तो कंप्लीटली स्पेस है, तो उस वक्त पर जो इसकी स्पीड होगी ना चलने की, वो ये वैल्यू है 3 multiplied 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड। और अगर आप इसको बच्चों एक थोड़ा सिग्निफिकेशन दें, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करें, तो वैल्यू होगी 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना मीटर बच्चों एक सेकंड में चलता है वो। अगर हम इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करने की कोशिश करें तो हम 3 zeros हटा देंगे यहां से। सो व्हाट वी हैव इज 1 10 100 1000 10,000 लाख, यानी 3 लाख किलोमीटर इन 1 सेकंड ओनली। एक सेकंड के अंदर बच्चों लाइट की स्पीड है 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने की, तो इट इज अ वेरी वेरी ह्यूज, और यू कैन से द फास्टेस्ट स्पीड ऑफ एनीथिंग। ये फास्टेस्ट स्पीड है बच्चों किसी की भी, इट्स वेरी हाई, इट्स वेरी ह्यूज वैल्यू। तो जब वो वैक्यूम में होता है तो इसी स्पीड से चलता है, लेकिन जब वो किसी दूसरे मीडियम में एंटर करता है, फॉर एग्जांपल ग्लास में आ जाए, फॉर एग्जांपल वाटर में आ जाए, डायमंड में आ जाए, मिका में आ जाए, किसी के अंदर भी, किसी कोई भी दूसरा डिफरेंट अगर आप मीडियम ले लेंगे, तो होगा ये कि इसकी स्पीड इस वैल्यू से चेंज हो जाएगी। हाईएस्ट स्पीड बच्चों यही रह सकती है, इससे हमेशा कम ही होगी, इससे इंक्रीज कभी ज्यादा नहीं हो सकती है। लेकिन डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट मीडियम्स, मीडियम टू मीडियम अगर वेरी करता है तो सबकी वैल्यू सेम रेट पर डिक्रीज नहीं होगी। ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करेगा कि कितनी स्पीड कम होगी, राइट। तो आई होप इसका कॉज समझ में आ गया होगा। तो एक फिगर जो मेरे पास है बच्चों, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ध्यान से देखिए। वी हैव 3 डायग्राम्स, डायग्राम A B C, एंड इफ यू लुक एट A एंड C, A और C में बच्चों ध्यान से देखिए वो नॉर्मल से अवे की तरफ बेंड हो रहा है। ये नॉर्मल, एक बार फिर ड्रॉ कर देते हैं बच्चों, ये नॉर्मल, ध्यान से देखिए ये अवे की तरफ बेंड हो रहा है, राइट। लेकिन अगर आप इस वाले केस में देखें तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल जा रहा है। तो ऑब्वियस ही बात है A और C वाले मीडियम में इसकी वेलोसिटी सेकंड मीडियम में ज्यादा आएगी फर्स्ट से, और वहीं सेकंड वाले फिगर में, इस सेकंड वाले फिगर में हुआ क्या है, इस वाले फिगर में इसकी जो स्पीड है V2 वो कम हो गई विद रिस्पेक्ट टू V1। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ स्पीड चेंज, कि जब कभी वो अपने मीडियम को चेंज करता है, और स्पीड चेंज की वजह से ही बच्चों पैदा होता है रिफ्रैक्शन। तो आई होप आपको ये मैथमेटिकल ट्रीटमेंट इसका समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सो नाउ वी हैव 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों। जैसे आपने रिफ्लेक्शन के लिए लॉज स्टडी करें, ऐसे ही रिफ्रैक्शन का भी लॉ है। तो पहला लॉ तो बच्चों बहुत क्लियर है, पहला लॉ बहुत क्लियर है। जैसे अगर हम ये ड्रॉ करें, ये हुआ हमारा इंसिडेंट लाइट रे, राइट, एंड अगर मैं इसको नॉर्मल ड्रॉ कर लूं, ये हुआ। सो P Q R एंड दिस इज नॉर्मल M N। तो अगर हम ये देखें बच्चों, नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे, जो रे आपकी आफ्टर रिफ्रैक्शन मिली है बच्चों, उसको बोला जाता है रिफ्रैक्टेड रे, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्टेड रे। तो ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, इंसिडेंट रे और ये नॉर्मल है, ध्यान से देखो बच्चों, ये एक ही प्लेन के अंदर है, इसी प्लेन के अंदर है। इसलिए पहला स्टेटमेंट वही है जैसे आप रिफ्लेक्शन के लिए पढ़ते हैं, दैट द नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाइज इन द सेम प्लेन।
ओके, एंड नाउ वी हैव द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लॉ बच्चों, जिसका नाम है स्नेल्स लॉ, द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द वेरी मोस्ट फेमस लॉ, और यू कैन से ये एग्जाम में हमेशा आता ही आता है। स्नेल्स लॉ तो आएगा ही आएगा बच्चों, कंफर्म है, 100% हो रहा है, इसको मार्क कर लो। स्टेटमेंट क्या कहती है? स्टेटमेंट ये कहती है दैट द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज अ कांस्टेंट। अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की साइन वैल्यूज का रेशियो लोगे बच्चों तो वो कांस्टेंट आएगा, एंड इट इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और ये कांस्टेंट वैल्यू एक्चुअली में उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होती है। सो व्हाट डज दिस स्टेटमेंट मीन्स यू? लेट मी गिव यू एन सिचुएशन। तो सिचुएशन कुछ ऐसी है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपको एक इंटरफेस नजर आ रहा है, राइट? दिस इज द इंटरफेस, ये आपका इंटरफेस है। इस इंटरफेस ने क्या किया? आपको दो मीडियम बना के दे दिए, एक मीडियम 1 एक मीडियम 2, ये आपके मीडियम 1 मीडियम 2 है। इसमें जो n1 v1 लिखा है आप उसको छोड़ दीजिए। v1 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम एंड v2 रिप्रेजेंट द वेलोसिटी इन द सेकंड मीडियम, राइट? देखिए एक इंसिडेंट रे आता है, एक इंसिडेंट रे आया और वो रिफ्रैक्ट हो गया, कुछ इस तरीके से चला गया। अगर आप देखें नॉर्मल, जैसे हमने सीखा बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच वाले एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो ये आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये वाला बच्चों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, राइट? इन दोनों वैल्यूज का साइन कंपोनेंट आप निकालेंगे। जैसे मान लीजिए अगर i की वैल्यू 30 है, लेट्स सपोज अगर i का वैल्यू बच्चों 30 डिग्री है, तो आप क्या लिखेंगे बच्चों? यहां पर साइन 30 लिखेंगे। व्हाट यू विल राइट इज साइन 30। और मान लीजिए एक एंगल ऑफ r है जो कि लेट्स सपोज 15 डिग्री आ रहा है, तो आप लिखेंगे यहां पर साइन 15। और आपको इन दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? यू हैव टू कैलकुलेट द रेशियो ऑफ दीज टू वैल्यूज। अगर आप ये दो वैल्यूज का रेशियो निकालते हैं, सो व्हाट यू विल गेट अ कांस्टेंट वैल्यू, आपको एक कांस्टेंट मिलेगा, एंड दैट कांस्टेंट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, और वही कांस्टेंट उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। फॉर एग्जांपल, फॉर अ वेरी बेसिक एग्जांपल, आप ऐसे अज्यूम कर लीजिए कि हमारे पास i है एंड i इज लेट्स सपोज 60 डिग्री, राइट? i हमारा कितना है? 60 डिग्री है, एंड r लेट्स सपोज इट इज 30 डिग्री। जस्ट एन एग्जांपल, ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा हो। तो व्हाट वी विल राइट इफ यू राइट डाउन द वैल्यू ऑफ sin i बाय sin r, sin i, so i is our 60 by sin r, so r is our 30 degree, so what you will get? sin 60 आपको पता है it is √3/2 and sin 30 you will know it is 1/2, तो 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे बच जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, √3। So you will get a constant value and the value of √3 is what? याद करिए बच्चों, √3 का वैल्यू क्या होता है? It is 1.72. So this constant value is actually the refractive index of this medium. ये उस medium का बच्चों क्या बन जाएगा? refractive index बन जाएगा। So this is the Snell's law, ये Snell's law है। And the very most important fact of this Snell's law is, देखिए एक और observation है जो आपको याद रखनी है। एक और observation है, इसको ना बच्चों हम ऐसे भी लिखते हैं, sin i by sin r is equal to रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बच्चों सिंबल होता है n। ये जो टर्म है ना, ये जो कांस्टेंट आया था मैंने आपको बोला, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, ध्यान रखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अभी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? ये वही प्रॉपर्टी थी या ये वही उस मीडियम की एबिलिटी थी कि ये आपकी लाइट रे को कितना इजीली अलाउ करेगा कि वो उस मीडियम से पास हो जाए। हमने क्या पढ़ा था? हमने यही बोला ना कि जब लाइट अपने मीडियम में ट्रैवल करती है तो मीडियम अलाउ करता है उसको पास करने से, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अलाउ करता है, और वो शर्त ये थी कि उसमें स्पीड वो डिसाइड करेगा। अब स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है? उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। स्पीड किसके ऊपर डिपेंड करती है बच्चों? उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करती है। यानी वो ये वैल्यू जो हमने अभी डिवाइड करके, यानी कि जैसे हमने 1.72 वैल्यू निकाली, एक कांस्टेंट वैल्यू निकाली थी, वो उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था। नाउ दिस वैल्यू विल डिसाइड द स्पीड ऑफ द लाइट। ये वैल्यू डिसाइड करेगी कि लाइट की स्पीड क्या होगी, राइट? अभी हम इसको और फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा आगे चलते हैं। Let's try to find out that what we meant by refractive index. Refractive index क्या था बच्चों? Refractive index is the intrinsic property of the medium due to which the speed of the light get changed, which results in the bending of light. है ना? हमने यही बोला, हमने यही पढ़ा कि भाई मीडियम जब लाइट एंटर होती है मीडियम के अंदर तो होता यह है कि उसकी स्पीड चेंज हो जाती है। कितनी स्पीड चेंज होगी ये उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो वैल्यू है जो डिसाइड करेगी कि कितनी बेंडिंग होगी।
सो एक्सप्रेशन क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करने का? दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, n इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम. दिस इज द एक्सप्रेशन एंड दिस n इज द सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एंड द फॉर्मूला इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम. वैक्यूम का वैल्यू आप लोग जानते हैं बच्चों अभी कितना होता है? अभी हमने पढ़ा 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड. तो अगर आप इस वैल्यू को ऊपर लिख दो और आप स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम को लिख दोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपको ये बता देंगे कि इसका कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएगा आफ्टर द रेशियो. राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये न्यूमेरिकली लिखा जाता है. सो वी कैन राइट दिस फॉर्मूला इन दिस वे ऑल्सो दैट n इज इक्वल टू c बाई v, वेयर c इज द स्पीड ऑफ लाइट. ध्यान रखिए ये जो c है बच्चों, ये c स्पीड ऑफ लाइट ही है, ये सिंबल है और ये कांस्टेंट होता है, ये आपको हमेशा याद रखना है. राइट, अच्छा नेक्स्ट आगे चलते हैं. आगे क्या है? द लार्जर द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n, the larger the value of refractive index of n, more will be the change in the speed of light and thus more bending and hence greater refraction. देखो क्या है, मैंने क्या बोला इसको समझो बच्चों. हमने ये कहा लाइट मीडियम में जाएगी, स्पीड चेंज हो जाएगा, कितना ज्यादा होगा कौन डिसाइड करने वाला है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिसाइड करने वाला है. तो अगर किसी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो क्या होगा? स्पीड चेंज बहुत ज्यादा आएगा. स्पीड चेंज बहुत ज्यादा आएगा तो फिर क्या होगा? बेंडिंग बहुत ज्यादा होगी. और जब बेंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है तो रिफ्रैक्शन क्या होगा? ज्यादा हो जाएगा. राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट. याद रखना है अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा हाई है, दैट मींस उसका बेंडिंग बहुत ज्यादा हाई होगी, यानी कि रिफ्रैक्शन की एबिलिटी भी बहुत ज्यादा हाई हो जाएगी. चलिए आगे चलते हैं जल्दी से. अब सो नाउ वी हैव द टाइप्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए बच्चों, मीडियम के या आप ऐसा समझ सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली दो तरह के होते हैं. एक, और वो दोनों टाइप पर्टिकुलर मीडियम के लिए ही होते हैं, लेकिन इट विल डिपेंड अपॉन कि आपने किस तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कैलकुलेट किया. सो व्हाट डू मीन बाय दिस? दैट वी हैव द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विच इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. देखिए जब कभी बच्चों किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकालेंगे, याद रखिए जब कभी भी आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों एयर के रिस्पेक्ट में निकालते हैं तो हम उस वाले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बोलते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. उसे कहा जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. याद रखिए स्टेटमेंट को कि जब कभी भी आप किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी एयर मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे होंगे तो आप क्या बोलेंगे? उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेंगे. राइट, अगर आप किसी दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी थर्ड मीडियम के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, तो यहां पर जो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. और वही अगर आप ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट करते तो आप उसको बोलते हैं उसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. एंड यस, आप बहुत ही ज्यादा यू विल गेट मेस्मराइज्ड कि ये दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो सकती हैं. A medium can have two different values or you can say have infinite values of refractive index depending upon कि आप उसको किसके रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर रहे हैं. तो कई बार कंफ्यूजन ये होता है, आप याद कर लेते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 होगा. राइट, अब अगर वो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है तो सही है आंसर, लेकिन अगर उसने पूछ लिया ग्लास का रिफ्रैक्टिव वाटर के रिस्पेक्ट में बताओ, डायमंड के रिस्पेक्ट में बताओ, किसी और थर्ड मेटल के रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लो, तो आप तो 1.5 अगर लिख के आ गए ना तो बच्चों गलत हो गया. उसका वैल्यू चेंज होगा, उसका वैल्यू वेरी होगा क्योंकि मीडियम चेंज कर दिया और आप किसी दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट कर रहे हो. राइट, सो दिस इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड द एक्सप्रेशन इज अगेन n is equal to c by v. And now we have the relative refractive index, which means that if the refractive index of the medium is measured with respect to another medium, that means except air, आपके पास अब एयर या वैक्यूम होना चाहिए, उसके अलावा अगर आप किसी दूसरे रिस्पेक्ट में निकालेंगे, so that refractive index is also known as relative refractive index and the expression is n/1. देखिए बच्चों ये n/1 क्या है? This is the notation of the relative refractive index. Relative refractive index का notation है. And n/1 means that refractive index of the second with respect to 1. Of the second with respect to 1. ध्यान रखना है 2 के रिस्पेक्ट में 1 का refractive index निकाला गया है. And the formula is speed of light in the medium 1 divided by speed of light in the medium 2. 1 की स्पीड में 2 की स्पीड से डिवाइड कर दो, v1 upon v2. n/1 का फॉर्मूला क्या बन गया? v1 upon v2. बट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो उसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स थे उसके हिसाब से फॉर्मूला बच्चों बनेगा n2 by n1. ये दो फॉर्मूले बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, याद रखना. जल्दी से आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ. अगर मान लीजिए n12 लिखा जाए, सो इट मींस 1 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बच्चों सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर क्या होगा?
हमने अभी क्या पढ़ा, n/1 का मतलब सेकंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, तो फॉर्मूला क्या लिखा, स्पीड 1 के ऊपर स्पीड 2 के नीचे डिवाइड कर दिया। अब यहां अगर 1 का 2 के रिस्पेक्ट पूछा है तो उल्टा कर दो, यानी स्पीड 2 के ऊपर नीचे स्पीड 1 की और दोनों को डिवाइड कर दो। और इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिए जाते तो आप क्या करते, आप सिंपल इतना करो n1/n2। नहीं आया समझ, नहीं आया समझ, कंफ्यूज हो रहे हो? देखो मैं समझाता हूं मैं आपको क्या कह रहा हूं, फिर समझो। मान लेते हैं ये अपना एक इंटरफेस, ठीक है, ये लाइट रे इस तरीके से मीडियम के अंदर आती है और अपनी बेंड कर लेती है, बेंडिंग हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम। v1 वेलोसिटी मान लो पहले मीडियम में, v2 वेलोसिटी मान लो सेकंड मीडियम में। और नाउ यू आर वेरी अवेयर कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, तो मान लेते हैं पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 है, दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है, पता लग गए। अब अगर मैं आपसे पूछूं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट, इस फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ सेकंड के रिस्पेक्ट में, फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ बच्चों सेकंड के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या लिखोगे, यू विल राइट दिस n12 फर्स्ट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सेकंड। और करना क्या है, v1 को नीचे लिखोगे, दिस वैल्यू विल बी इन द डिनोमिनेटर एंड दिस वैल्यू विल बी इन द न्यूमरेटर, v2/v1 कर दो, उल्टा करो। देखो नोटेशन क्या बनी है बच्चों, देखो नोटेशन क्या बनी है, देखो नोटेशन क्या है, n12। तो 1 अगर पहले आ रहा है ना तो v1 नीचे आएगा, v2 ऊपर आएगा, ऐसे याद रखो। और अगर मैं ऐसा लिख दूं n21, देखो 2 आगे आ गया तो यहां v2 आएगा, ऊपर v1 आएगा, उल्टा चलना है, उल्टा। देखो 2 आ गए तो 2 को नीचे लिख दो, 2 आ गए तो 2 को नीचे लिख दो। बट इन टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अगर आपके पास एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो सेम चलेगा बच्चों, n12 का वैल्यू बनेगा, n12 का बनेगा n1/n2 एंड n21 का बनेगा n2/n1। बट इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इट विल बी v1/v2। ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना है, इसके ऊपर सीबीएसई हमेशा सवाल पूछती है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, आगे चले। सो इन दिस फिगर ऑल्सो आई हैड एक्सप्लेन द सेम सिनेरियो बच्चों। देखिए हो क्या, आपके पास एक इंसिडेंट रे, यू हैव एन इंसिडेंट रे, यू हैव अ रिफ्रैक्टेड रे। ये देखिए n1 फर्स्ट वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, n2 सेकंड वाले का, ये v1 वेलोसिटी है, v2 वेलोसिटी। तो देखिए एक्सप्रेशन लिखा है n12 इज इक्वल टू v2/v1। तो कैन यू गेस के किसका वैल्यू है, क्या ये n21 है या n12 है? दिस इज n12। ये क्या है बच्चों, n12 है, राइट। और अगर n21 पता करना होता सो द फॉर्मूला विल बी n2/n1। अगर हमें n21 पता करना होता तो ये हो जाता n2/n1, ये वैल्यू हो जाती। एंड इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी इट विल बी v1/v2, राइट। सो दिस इज द फॉर्मूला बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आपको इसके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है। नाउ रिलेटिव टाइप्स ऑफ मीडियम। अब डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ना हमने मीडियम को 2 तरह के नाम दे दिए हैं। और ध्यान रखना ये मीडियम 2 तरह के केवल तभी होंगे जब ये किसी दूसरे मीडियम के साथ ना कंपेयर किए जा रहे हों। That means you cannot say it for a single medium. It is always for 2 different medium. 2 different medium के बीच में ही कंपैरिजन हो रहा है और उनके रिस्पेक्ट में ही, उनके रिलेटिव में नेचर में ही हम इनको बताते हैं कि कौन सा मीडियम किस तरह का है। तो बच्चों देखिए पहला मीडियम होता है रेयर मीडियम। सो रेयर मीडियम सिंपली मीन्स दैट जो हल्का है, विच इज रेयर। सो अगर किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, उसकी वैल्यू कम है, अगर वैल्यू कम है तो क्या होगा, वैल्यू कम है तो स्पीड चेंज कम आएगा, तो बेंडिंग कम होगी तो हम बोलेंगे रिफ्रैक्शन कम हुआ। तो एक ऐसा मीडियम जिसमें बेंडिंग कम होती है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है तो उसे बोला जाता है बच्चों रेयर मीडियम। ऑन द अदर साइड द मीडियम हु हैज द हायर वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हाई वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, लार्जर वैल्यू होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की, तो क्या होगा, बेंडिंग ज्यादा होगी तो रिफ्रैक्शन ज्यादा होगा। यानी कि ऐसा मीडियम जिसमें रिफ्रैक्शन ज्यादा हो रहा है, जिसकी बेंडिंग ज्यादा हो रही है लाइट में, इसका मतलब क्या हो रहा है, वो मीडियम कैसा माना जाएगा, वो मीडियम एक डेंसर मीडियम माना जाएगा। समझ में आ गया बच्चों, तो उसको हम कहेंगे डेंसर मीडियम। अब जरा इस चीज को समझो, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल इन द मीडियम इफ द लाइट इज पासेस फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम। क्या बोला मैंने स्टेटमेंट में कि बेंडिंग जो है लाइट की वो टुवर्ड्स द नॉर्मल होगी। अगर आपको याद हो तो अभी हमने जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इफेक्ट पढ़ा था कि मान लीजिए आपके पास ये इंटरफेस है, लाइट रे ऐसे आया, एक बार ऐसे बेंडिंग हो सकती है और एक बार ऐसे बेंडिंग हो सकती है। ये 2 फैक्ट हमने पढ़े थे। तो मैंने ये बोला था कि अगर स्पीड कहीं पर डिक्रीज होती है,
स्पीड अगर कहीं पर डिक्रीज होती है तो वहां पर लाइट टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करती है, ध्यान से देखिए, टुवर्ड्स नॉर्मल। तो अगर अब मैं इसको n1 बोल दूं, इसको n2 बोल दूं, तो स्पीड बच्चों यहां डिक्रीज हो गई है एज कंपेयर टू द फर्स्ट मीडियम। तो क्या लगता है किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होगा? इजंट इट के n2 की वैल्यू हाई है, और अगर n2 की वैल्यू हाई है दैट मींस एक ऐसा मीडियम बन गया, डेंसर मीडियम बन गया। और अगर डेंसर मीडियम होता है तो बच्चों याद रखो कि लाइट हमेशा नॉर्मल की तरफ ही बेंड करेगी। और ये हमने पहले ही पढ़ा था, ये हमने वेलोसिटी के टर्म में पढ़ लिया था कि भाई जब वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो लाइट किस तरफ बेंड करेगी? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगी। अब एक और तरीका याद हो गया करने के लिए कि भाई अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है और लाइट हमेशा रेयर से डेंसर की तरफ आ रही है, क्योंकि देखिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, तो इस वाले को आप क्या बोलोगे? रेयर बोलोगे। इस वाले को क्या बोलोगे? डेंसर बोलोगे। तो जब रेयर से डेंसर की तरफ जाएगा तो लाइट रे क्या करेगा? टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगा। वहीं दूसरी तरफ देखो, दूसरी तरफ देखो, यहां पर अगर n1 की वैल्यू है, यहां n2 की वैल्यू है, तो आपको नजर आ रहा है कि ये नॉर्मल से दूर जा रही है, यानी कि इसमें स्पीड चेंज कम आया है। स्पीड चेंज कम आया तो क्या लगता है इस बार n2 का वैल्यू छोटा होगा। इस बार n2 क्या करेगा बच्चों? छोटा हो जाएगा। n1 की वैल्यू ज्यादा लार्ज होगी। जब n1 की वैल्यू बच्चों ज्यादा लार्ज है, इसका मतलब वो वाला डेंसर मीडियम है और n2 वाला रेयर मीडियम है, तो याद रखो तब वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगा। और ये हमने वेलोसिटी के टर्म में पढ़ा है। यानी अल्टीमेटली बात बच्चों ये बन गई, बात ये बन गई, अगर मैं लिखूं लाइट रे अगर रेयर से डेंसर गया तो टुवर्ड्स नॉर्मल, बेंडिंग किधर होगी बच्चों? नॉर्मल की तरफ। अगर डेंसर से रेयर जा रहा है तो समझ लो वो किधर की तरफ मूव करेगा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये रूल हो गया, ये याद कर लेना, ये याद कर लेना सिंपल भाषा में, हमेशा याद रखो। आगे चले, आगे चले। यही स्टेटमेंट में लिखी है बच्चों, देखो डायग्राम में भी आपको यही समझाया है जो अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। ध्यान से देखो, यहां पर n2 का वैल्यू n1 से दिखाया जा रहा है, तो ये वाला मीडियम डेंसर बन गया, ये वाला डेंसर, ये वाला रेयर, तो टुवर्ड्स नॉर्मल हो गया। यहां पर ये n2 का वैल्यू छोटा है तो ये वाला मीडियम रेयर बन गया, ये वाला डेंसर बन गया। अब रेयर से डेंसर जा रहा है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चला गया। समझ में आ गया? आगे चले। नाउ वी हैव सम एग्जांपल्स। मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल लेके आया हूं जो कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और क्लैरिफिकेशन कराएंगे। तो देखिए पहला एग्जांपल क्या है बच्चों? पहला एग्जांपल ये कहता है स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास इज 2 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। आपके पास ग्लास मीडियम है, उसमें लाइट की स्पीड आपको दे रखी है कि कितनी है। देन फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द ग्लास। ग्लास का आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखें, क्या यहाँ पे हमें कोई और मीडियम दिया गया है ग्लास के अलावा? नहीं दिया गया है। इसका सिंपल सा इंडिकेशन होता है बच्चों कि आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है, और अगर एयर के रिस्पेक्ट में निकालना है तो वो कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बनेगा? क्या वो एब्सोल्यूट बनेगा? बिल्कुल सही, एब्सोल्यूट बनेगा। तो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला आपको पता है, वो होता है c/v। ये हमने पढ़ा है भाई, ये होता है c/v। c/v का मतलब क्या हुआ? c की वैल्यू कितनी होती है? c की वैल्यू होती है 3 × 10⁸, और स्पीड इन मीडियम आपको दिया हुआ है 2 × 10⁸ कैंसिल हो गया, 2 से 3 कटेगा, कितना आंसर आएगा बच्चों? 1.5। इसका मतलब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों? 1.5 है। क्लियर हो गया न्यूमेरिकल? जल्दी से आंसर चेक कर लेते हैं। बिल्कुल ठीक है हमारा आंसर। चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बच्चों। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है? कहता है द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.4। तो इस बार उसने आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, और देखो कोई तीसरे मीडियम की बात नहीं कर रहा है। इसका मतलब वो जो मीडियम जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका निकाला गया है वो किस रिस्पेक्ट में निकाला गया होगा बच्चों? एयर के रिस्पेक्ट में। और अगर ये एयर के रिस्पेक्ट में बच्चों, तो जरा ध्यान से सोचो ये कौन सा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है? ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। नाउ पूछता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट का आपको मीनिंग बताना है कि इसका मीनिंग क्या है। भाई एक बात बताओ, n = c/v है, n आपको दे रखा है, c आपको पता है, तो क्या आपसे वेलोसिटी के बारे में नहीं पूछ रहा? बिल्कुल सही, वेलोसिटी के बारे में पूछ रहा। तो आप ये कह सकते हो भाई वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी c/n। और c/n का मतलब क्या है? ये ध्यान से देखो, ये वैल्यू c का 1/n टाइम्स हो गई, यानी कि वैल्यू डिक्रीज हुई होगी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड डिक्रीज हो जाएगी। तो आप लैंग्वेज में तो ये लिख सकते हैं दैट इट मींस दैट द स्पीड ऑफ द लाइट इन द डायमंड विल बी गेट रिड्यूस्ड। अब कितना रिड्यूस होगा, कितना रिड्यूस होगा, इसको हम निकाल लेते हैं बच्चों। देखो v का फॉर्मूला क्या बनाया? c/n। c का वैल्यू कितना है? c का वैल्यू था हमारे पास 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 2.42। अब बस आपको इसको डिवाइड करना। अब आप इसको डिवाइड करेंगे बच्चों तो यू विल गेट द आंसर, एंड द आंसर इज 1.24। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों डिवीजन के थ्रू? 1.24। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। नाउ वी हैव द थर्ड न्यूमेरिकल। थर्ड न्यूमेरिकल सेज दैट, बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको तो मैं कहूंगा आप कंप्लीट स्टार लगा लेना अपनी नोटबुक के अंदर। स्टार, ये स्टार न्यूमेरिकल है हमारा। क्या बोलता है? अ रे ऑफ लाइट गोज इनटू वाटर फ्रॉम एयर एंड देन इनटू ग्लास मीडियम। एयर से वाटर में गया,
उसके बाद वो ग्लास में चला गया। फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। अब यहां देखो दो डिफरेंट मीडियम की बात कर रहा है और एयर के रिस्पेक्ट में आपको नहीं निकालना, आपको निकालना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का वाटर के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, देखो आपकी बुक में ना कुछ ऐसा भी लिखा जाता है NGW, तो भाई G को आप 2 बोल दो, W को आप 1 बोल दो, क्योंकि आपने तो फॉर्मूला इस फॉर्म में याद रखा है। और देखो आपको दिया क्या गया, आपको दिया गया वेलोसिटीज की टर्म में आपको पता है भाई ऊपर ये वाले लिखेंगे नीचे लिखेंगे, क्योंकि जो आगे लिखा होता है उसको नीचे लिखना होता है ना। तो V1/V2 हो गया, V1/V2 डाल दो। V1 की वैल्यू कितनी भाई, V1 की वैल्यू आपको दी गई है, V1 की वैल्यू मतलब वाटर की वैल्यू कितनी है बच्चों 2.25 एंड ग्लास की वैल्यू कितनी है 2। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इसको ऐसे NGW इज इक्वल टू 2.25 मल्टीप्लाई 10⁸ डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10⁸। 10⁸ कैंसिल हो गया, 2 से डिवाइड कर दोगे बच्चों तो आपका आंसर आ जाएगा, दिस विल बी द आंसर 1.25। आई होप कैलकुलेशन आप लोग अच्छे से कर लेंगे, तो मैं कैलकुलेशन में टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं। एंड द आंसर इज 1.25। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है बच्चों। मैं आपसे ऐसे भी पूछ सकता हूं कि आप वाटर का बता दीजिए विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आई कैन ऑल्सो आस्क अबाउट N वाटर, एक मिनट फिर लिख देता हूं, N वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। और ये आपको खुद बताना है बच्चों, ये आपका होमवर्क है कि N वाटर ग्लास की क्या वैल्यू आएगी। अभी आपने जो निकाला, यू हैव कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, नाउ हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ग्लास ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपको NWG का वैल्यू निकालना है, राइट। सो दिस इज द होमवर्क फॉर यू। आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आकर जरूर आंसर बताएंगे इसका, ठीक है बच्चों। तो बस आज की क्लास में इतना ही। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि हम किसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, बेंडिंग क्या होती है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। और अगर आपको अभी भी कोई डाउट है बच्चों, तो पहले तो वीडियो को दोबारा रिपीट करके देख लो, हो सकता है आपके डाउट क्लियर हो जाए। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आके मुझसे सवाल करिए, ठीक है। तब तक के लिए बस पढ़ते रहिए और थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। पसंद आया तो प्लीज़ शेयर करिए, लाइक करिए और मीडियम, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब